उसे सोए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे जब अचानक घबराहट की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। बेड पर उठकर बैठा और पानी पीने लगा। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? वो उठकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। खुली फिजा में सांस ली तो थोड़ी सी राहत महसूस हुई। नज़र सामने ज़ोरों शोर से होती बारिश पर गई। ठंड का एहसास हुआ तो पलटकर दरवाज़ा बंद करता अंदर कमरे में वापस आया। लाइट ऑन की तो सामने नज़र क्लॉक पर गई जहां सुई 1:45 पर थी। ओह शिट, इतने घंटे हो गए। वो तो ऊपर बंद है और बारिश। ओह शिट। वो जल्दी से बाहर की जानिब भागा, जल्दी से ऊपर छत पर आया। दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा तो सामने शेड के नीचे बेहोश वजूद नजर आया। वो भागता हुआ उस तक आया और जल्दी से उसका सर अपनी गोद में रखा। जोया, जोया उठो, वो उसके चेहरे पर हल्का सा मारते हुए बोला। वो हल्का सा कसमसाई। अल्तमश ने उसे बाजुओं में भरा और नीचे की तरफ बढ़ा। दोनों फुल भीग चुके थे। वो उसे लेते हुए सीधा उसके कमरे में आया। सद शुक्र के हवेली में कोई जागा नहीं था। दरवाज़ा खोला उसने उसे जल्दी से बेड पर लिटाया। बीजान, जिनकी अभी अभी आंख लगी थी, बेड में कमरे में शोर की वजह से उठ बैठी। छोटे साईं, आप और ये जोया बिटिया को क्या हुआ? अचानक उन दोनों को इस तरह देखकर बेजा सवालात उनके जहन में उभरे थे। बीबी, आप जल्दी से जोया के कपड़े बदलें, मैं आता हूँ, वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आया और जल्दी से कपड़े तब्दील किए। फिर हाथ में छोटा सा हीटर और एक कंबल लेकर उनके कमरे में आया। बीजान ने उसके कपड़े तब्दील करके उस पर पतला सा कंबल दे दिया था। अल्तमश ने जल्दी से हाथ में पकड़ा कंबल उस पर ओढ़ाया और हीटर एक तरफ करके लगा दिया। बीजान, इस वक्त मैं डॉक्टर नहीं बुला सकता, आप बताएं इसे इस हालत में क्या दें जिससे इसकी तबीयत संभल जाए। अल्तमश उसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर बोला। साईं, जोया बिटिया बारिश में भीगी हैं, इन्हें सर्दी लग गई है। अभी तो मैं इन्हें सिर्फ कहवा बनाकर दे सकती हूँ, बाकी अगर डॉक्टर आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बीजान ने जोया के माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, जो आग की तरह जल रहा था। आप जल्दी से कहवा बनाएं, साथ में कुछ खाने के लिए और बुखार की गोलियां भी ले आएं। अल्तमश जल्दी से बोला। बीजी कमरे से बाहर निकल गई और जाते वक्त कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई। अगर अल्तमश को उस वक्त कोई यहाँ देख लेता तो हवेली में तूफान मच जाता। मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, यूं बारिश में छोड़ आया। ये भी नहीं सोचा कि उसे कुछ भी हो सकता था। अगर मैं थोड़ी देर और ना जाता तो। वो जोया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, जो आग की तरह दहक रहा था। उसकी नज़र जोया के जले हुए बाजुओं पर पड़ी जहां अब छाले बन चुके थे। वो जल्दी से उठा और बेड पर आकर उसके पास बैठा और उसका दूसरा बाजू पकड़कर देखने लगा जहां सेम सिचुएशन थी। उसके माथे पर भी 2 जगह पर जख्म बने थे जहां से सनी प्लास उतर चुका था। उसने नजरें चुरा ली, जैसे खुद पर ही उसे शर्म आ रही थी। अभी कुछ घंटे पहले ही तो सब कुछ बर्बाद करने का वादा करके आया था वो खुद से। अब यूं उसकी तकलीफ पर खुद ही बेचैन हो रहा था। साइड टेबल से जख्मों पर लगाने वाली मरहम निकालकर उसने उसके दोनों बाजुओं पर लगाई। तभी जोया के रोने की आवाज़ आई। साइड टेबल से जख्मों पर लगाने वाली मरहम निकालकर उसने उसके दोनों बाजुओं पर लगाई। तभी जोया के रोने की आवाज़ आई। वो शायद नींद, बुखार और जिस्म में होने वाली दर्द की वजह से रो रही थी। अल्तमश कुछ करता इससे पहले ही बीजी ट्रे लेकर अंदर आई। जोया, चलो उठो, कहवा पियो। अल्तमश ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। जोया अपने हवासों में नहीं थी, वो अल्तमश के सीने से लगी बैठी थी। अल्तमश ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर उसे सीधा बिठाया और उसे ज़बरदस्ती कहवा पिलाने लगा। उसके बाद उसने उसे दवाई खिलाई। अम्मी, भाई, मारा, वो बेरब्त अल्फाज बोल रही थी। अल्तमश को कुछ समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रही थी। उसने उसे बेड पर लिटाया और कंबल बराबर किया। बीजी, आप भी सो जाएं, मैं यहीं हूँ, वो बोलकर कुर्सी पर बैठ गया। बीजी अपनी जगह पर जाकर सो गई। अल्तमश वहीं बैठा उसे देखता रहा, बार बार उसका बुखार भी चेक करता रहा। 4 बज चुके थे, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। अल्तमश उठकर उस तक आया और दोबारा से बुखार चेक किया, जो कि अब बहुत कम रह गया था। उसने एक सुकून की सांस खारिज की और कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मारूख फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर गार्डन में आकर बैठी, तभी वहाँ साद आ गया था। आप यहाँ? मैं बस जा ही रही थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। क्या मैं भूत हूँ जो इस तरह से डर रही हो? बैठो।
سعد کو ہمیشہ سے اس کا یوں ڈر سہم کر رہنا بہت برا لگتا تھا، پر حویلی کے ماحول نے معروف کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس میں کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ سعد سے کبھی کھل کر بات نہیں کر پائی تھی، ہمیشہ کتراتی تھی اس سے، ہمیشہ سعد کو لے کر منفی سوچیں سوچتی۔ سعد نے زبردستی اسے گھاس پر بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا، ایک پل میں خوشیاں دیتی ہے تو دوسرے ہی پل زندگی کا سب سے بڑا غم دے دیتی ہے وہ ہمیں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ آج شاید وہ اپنے دل کا درد کسی اپنے کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، اور معروف سے زیادہ اپنا بھلا کون تھا اس کا۔ خدا کے سامنے ہمارا زور نہیں چلتا، ارسلان کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ ہولے سے بولی۔ لیکن وہی کیوں، وہاں میں بھی تو تھا، وہ گولی مجھے کیوں نہیں لگی؟ سعد گھاس کو مٹھیوں سے مسلتے ہوئے بولا۔ اس طرح تو ہر دوسرا انسان دوسرے کی موت اپنے اوپر لے لے، جب موت پکارتی ہے نا تو انسان اس سمت میں خود بخود چل دیتا ہے۔ ارسلان بھائی کی موت اس حویلی کے ہر بندے پر آزمائش بن کر آئی ہے، اور ہم کیسے اس آزمائش سے نکلتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ معروف اس کی بے چینی دیکھ کر بولی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اس کے کتنا قریب تھا، اس بے سکونی کو پتہ نہیں کب سکون ملے گا۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ارسلان کی خلش تو ساری زندگی رہے گی، خود کو ثابت قدم رکھ کر باقیوں کو سنبھالنا پڑے گا ہمیں۔ آج پہلی بار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ معروف سعد کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر اسے سمجھا رہی تھی۔ اور وقت ہوتا کوئی تو شاید وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال پاتی۔ ویسے اچھی باتیں کر لیتی ہو، آج تو زبان بھی ساتھ دے رہی ہے۔ سعد اپنے موڈ کو صحیح کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں اندر جا کر ناشتہ بنا لوں؟ وہ جلدی سے اٹھنے لگی جب سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معروف کا دل دھڑکا۔ یہ لوگ تو شاید اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، پر پلیز تم التمش لالا کی منکوحہ کو ان کے ظلم سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ نہ ہو کہ بیچاری کی آہیں اور سسکیاں حویلی والوں کو لگ جائیں۔ سعد سنجیدہ لہجے میں بولا۔ معروف نے سر ہلا دیا۔ سعد نے کچھ پل اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ ڈرپوک، وہ مسکرا کر اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی سر میں شدید درد ہوا، ہمت کر کے وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بخار مکمل نہیں اترا تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ واش روم میں گئی، فریش ہو کر واپس بیڈ پر آن بیٹھی۔ تبھی بی جان ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر آئیں۔ زویا بیٹا تم اٹھ گئیں، چلو جلدی سے یہ ناشتہ کر کے دوا کھا لو۔ بی جی نے دروازہ بند کر کے ٹرے اسے دیا۔ بی جی یہ کہاں سے لائیں؟ کسی نے روکا نہیں؟ زویا ٹرے میں پڑا ناشتہ دیکھ کر بولی۔ ابھی کوئی باورچی خانے میں نہیں آیا، اس لیے میں یہ لے آئی، جلدی جلدی کھا لو۔ وہ بول کر کمبل سمیٹنے لگی۔ زویا چپ کر کے ناشتہ کرنے لگی۔ بی جان مجھے چھت سے کون لایا؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ التمش بابا لائے تھے، اور تم پہلے یہ بتاؤ کہ چھت پر کرنے کیا گئی تھی تم؟ یہ تو اچھا ہوا التمش سائی نے تمہیں دیکھ لیا اور وہ نیچے لے آئے، ورنہ تم ابھی تک وہیں پڑی ہوتی۔ ساری رات وہ یہیں رہے، ایک پل بھی آنکھ نہیں لگائی۔ بی جان اسی پر غصہ کر رہی تھی۔ زویا چپ ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بی جان کو دکھ ہو کہ التمش نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے دوا کھائی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بی جان نے جلدی سے ٹرے چھپا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ بی جی زویا بی بی کو مالکن بلا رہی ہیں۔ سامنے نجمہ کھڑی تھی۔ زویا بٹیا کو تو بخار ہے، رک میں مالکن سے بات کر کے آتی ہوں۔ بی جی کمرے سے نکل گئی۔ نجمہ بھی جانے لگی، تبھی زویا نے اسے روک۔ یہ تمہارے چہرے اور بازو پر کیا ہے؟ زویا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس زویا باجی کیا بتاؤں، کل میرا شوہر نشہ کر کے گھر آیا تھا، کھانے میں مرچ تیز تھی، اسی بات پر اس نے مارنا شروع کر دیا۔ نجمہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ خدا غارت کرے اسے، تم نے اسے روکا نہیں، لڑائی نہیں کی؟ زویا اس کو روتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ استغفر اللہ باجی، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا کیسے اپنے شوہر سے لڑ سکتی ہوں؟ وہ تو میرے سر کا سائیں ہے، اور یہ کون سا پہلی دفعہ مارا ہے اس نے مجھے؟ ویسے بھی وہ وہی کرے گا جو اس نے ساری زندگی دیکھا ہے۔ اس کا ابا بھی اپنی بیوی کو ایسے ہی مارتا تھا، بیچاری مار کھا کھا کر مر گئی۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ حد ہے نجمہ، میں یہ بول رہی ہوں کہ اس سے لڑ کر اسے بولو کہ آئندہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائے، یا کسی بڑے سے بات کرو، اگر پھر بھی نہ رکے تو اس سے طلاق ہی لے لو۔ زویا بولی۔
اللہ معاف کرے बाजी, क्या क्या बातें बोल रही हो आप। मैं मर जाऊं पर शोहर से तलाक कभी नहीं लूँगी। वो जैसा भी है शोहर है मेरा, अपनी सारी ज़िंदगी मैंने उसी के साथ गुजारनी है, मेरे बच्चों का बाप है वो। नजमा नाम में सर हिलाते हुए बोली। तो खाती रह मार, यूं रोने की क्या ज़रूरत है फिर। जोया उसे गुस्से से देखकर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। वो चलती हुई किचन में आई। लाएं आज भी मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो बड़े मज़े से मुस्कुराकर किचन के अंदर आई। दफ़ा दूर लड़की, गज़ब खुदा का, जो तुम कल कर चुकी हो ना, उसके बाद तो खाने को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। आयमा बेगम गुस्से से बोलकर अपने काम में लग गई। तुम जाओ, मैं अपने कमरे में बेड पर सूट निकाल कर रख कर आई हूँ, उसे इस्त्री करो। अरीशा सलाद काटते हुए बोली। जोया सुकून से पलटकर चली गई। राहदारी से गुजरते हुए उसे साइमा बेगम के कमरे से आवाज़ आई, जहां खालिद साहब उन पर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। हर वक्त रो रो कर नहूसत फैला रखी है, तुम तो हो ही मनहूस। जब से जिंदगी में आई हो जिंदगी हराम कर दी है। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो सुकून से गुजरा हो। वो बुरी तरह उन पर चिल्ला रहे थे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो हमारा बेटा था। साइमा बेगम रोते हुए बोली। बस करो, जानता हूँ बेटा था, क्या करूँ अब, वो मर गया तो अब उसकी जिंदगी, तो अब क्या सारी जिंदगी उसके गम में बैठा रहूं, काम काज ना करूं। वो उन पर फिर से चिल्लाए थे। हर वक्त मनहूस सूरत लिए फिरती हो यहाँ वहाँ। वो उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गई। जोया एकदम छुप गई। जैसे ही वो चले गए वो दबे कदमों से साइमा बेगम के कमरे में आई, जहाँ वो बेड पर बैठकर सर पकड़े रो रही थी। माथे पर एक तरफ हल्का सा खून निकल रहा था। जोया पलटी और ड्रेसिंग टेबल से फर्स्ट एड किट लेकर वो साइमा बेगम के पास उनके कदमों में आन बैठी। आप इतनी कमज़ोर नहीं हैं जितनी उनके सामने बन जाती हैं। एक दफ़ा हिम्मत करके उन्हें जवाब दें। शोहर को अल्लाह ने बीवी का हमराज और गमख्वार बनाया है। ये कहीं नहीं बोला कि जब दिल चाहे उसकी तजलील करके उसका दिल छलनी कर दो। आपने खुद उन्हें इतनी रियायत दी हुई है, जो आज वो आप पर हाथ उठा रहे हैं। उन्हें ये याद करवाएं कि आप उनकी बीवी हैं, गुलाम नहीं जो यूं हर वक्त मार खाती रहें उनकी। जब तक आप खुद उन्हें नहीं रोकेंगी तब तक वो यही जुल्म करते रहेंगे। अपने लिए लड़ें, आपको खुश रहने का हक है, ये आपकी ज़िंदगी है। जोया उनके ज़ख्म पर मरहम लगाते हुए बोल रही थी और साइमा बेगम पुरसकून सी उसे सुन रही थी। तभी उसके आखिरी जुमले को सुनकर वो दंग रह गई। ये ज़िंदगी मेरी है, मुझे रहने का पूरा हक है खुश। मैं अपनी खुशियों के लिए ज़रूर लड़ूंगी। न जाने क्यों उस पर सालों पहले किसी के कहे हुए जुमले आसपास गूंजे थे। जाओ यहाँ से। एकदम होश में आते उन्होंने जोया को पीछे धकेला। जोया आराम से उठी और कमरे से बाहर चली गई। जो करने आई थी वो अपना काम कर चुकी थी। काम खत्म करके वो पुरसकून सी होकर बाहर निकल गई और अरीशा के कमरे की तरफ बढ़ी। साइमा बेगम जोया की बातों को ही सोच रही थी। जोया ने आराम से सामने पड़ा कपड़ों का जोड़ा उठाया। अरीशा मैडम, अब तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और बाहर आई। एक तरफ थोड़ी सी जगह पर इस्त्री स्टैंड रखा था। ये छोटा सा हिस्सा था जहाँ पर एक तरफ स्टैंड और इस्त्री शुदा कपड़े पड़े थे। कमीज़ को सामने रखकर ऊपर इस्त्री रख दी और मुस्कुराने लगी। अल्तमश जो 4 बजे सोया था अब सुबह 11 बजे उठा। फ्रेश होकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। बेचैन निगाहें जोया को ढूंढ रही थी। पता नहीं उसका बुखार उतरा भी होगा कि नहीं। अपने कंधों पर पड़ी अजरक शॉल को दरूस करके वो चलता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। जब किसी की चीख पर रुक गया, आवाज़ की सिमत बढ़ा। ये क्या किया, मेरा इतना प्यारा सूट जला दिया। अरीशा अपने नीले सूट पर बड़ा सा दायरा देखकर चीखी थी। मैंने तो पहले ही सबको बताया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता, पर तुम लोगों ने ही जानबूझकर मुझे बोला कि काम करो काम करो। लो कर दिया काम। जोया मासूम सा चेहरा बनाए तंजिया बोल रही थी। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, इसकी सज़ा मिलेगी। अरीशा बोलकर इस्त्री की तरफ बढ़ी और गरम इस्त्री लेकर जोया के बाजू पर लगाने लगी। अरीशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही हो ये तुम? तभी अल्तमश जो आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आया, उन दोनों की बातें सुनकर जल्दी से उस तरफ बढ़ा और अरीशा के हाथ से इस्त्री लेकर उसे ऑफ करके साइड पर रखते हुए बोला, लाला, इस पागल ने मेरा सूट जला दिया है, ये देखें। वो मुंह बिसोरते हुए बोली।
मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं आता। जोया मासूम सा मुंह बनाकर दोबारा बोली, बस करो, तुम्हारे पास एक ही सूट नहीं है, जाओ यहाँ से, बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे आकर। वो अपना सर मसलते हुए बोला। अरीशा गुस्से से वहाँ से निकल गई। ऐसा क्यों किया? अब वो जोया की तरफ मुखातिब हुआ। मेरी मर्जी, मैं तो अब ऐसा ही करूँगी। वो अपने दोनों बाजू बांधते हुए बोली, बुखार तो नहीं है, फिर ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? अल्तमश ने उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करते हुए कहा। जोया उचक कर रह गई। अपनी हद में रहे मिस्टर खान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हटें यहाँ से। वो गुस्से से उसे साइड पर करते हुए नीचे की तरफ बढ़ी। ऐसा नहीं लगता कि ये वन्नी बनकर आई है। हवेली में तो ऐसे घूमती है जैसे सारी हवेली इसकी हो। वो अपना सर झटक कर आगे बढ़ा, सीधा मर्दान खाने में आया, जहाँ जहांगीर खान बैठक लगाए बैठे गांव वालों के मसलों को हल कर रहे थे। भाई प्लीज़, सिर्फ आज आखिरी दफ़ा शॉपिंग पर ले जाइए प्लीज़, अब आप मेरे प्यारे वाले भाई नहीं हो। सीरत सिराज को मस्के लगाकर शॉपिंग पर ले जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। सीरत जी, भाई बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम शॉपिंग के नाम पर दूसरे बंदे को मौत के करीब ले जाती हो। अगला बंदा भी तौबा करता है कि कब किस वक्त उसने तुम्हारी बात मान ली और चल दिया साथ में। मन्नत करीब ही सोफे पर लेटी हुई थी, वो भी छेड़ने से बाज ना आई। असल में जब सीरत शॉपिंग पर जाती तो वो 1 घंटे की शॉपिंग 3 घंटे में करती और दूसरा दुकानदार से बहस बहुत करती थी, जिसकी वजह से सभी चिढ़ते थे उसके साथ जाने को। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा, चुप करके बैठी रहो, वो गुस्से से बोली। सीरत गुड़िया, मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा। सिराज मुस्कुराहट दबा कर बोला। भाई आप मेरी बात नहीं मान रहे ना? वो भाई जो मेरा फेवरेट है, जिसे मैंने अपने दिल में सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है, जिस भाई का हर काम मैं करती हूँ, वो भाई जो सबसे पहले मेरी बात मानता था, आज मेरा ही भाई मेरी हर बात से इनकार कर रहा है। और बात भी क्या, बस शॉपिंग ही तो करवानी है। वो फुल ड्रामाई अंदाज में बोल रही थी। पास बैठी हमीदा बेगम की हंसी निकल गई। ये मेरी वही प्यारी सी बहन है ना, जिसे कल मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था और मैडम जी ने बहाना बनाकर मना कर दिया था। सिराज उसके कान मरोड़ते हुए बोला। हाय माय लॉर्ड, माफ़ कर दीजिए, आइंदा आपकी ये गुलाम हर काम करेगी आपका। वो ज़ोर से चीखी। सिराज हंस दिया। सिराज ने उसका कान छोड़ दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों जाहिलों की तरह चिल्ला रही हो? घर में रहने की तमीज़ नहीं है? पहले ही सर में दर्द है और कब से तुम्हारी बकवास मेरे कानों में पड़ रही है। तभी सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और हाजिम चिल्लाता हुआ बाहर आया। वो रात देर से सोया था और अभी भी सीरत की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई थी। सॉरी भाई, वो नम आंखों से बोली। जाहिल, अब किसी की आवाज़ ना आए मुझे। वो बोलता हुआ वापस अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सीरत रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। पीछे मन्नत और सिराज रोकते रहे, पर वो किसी की भी सुने बगैर कमरे में बंद हो गई। हद है, बच्ची को रुला दिया। सिराज वो शॉपिंग पर ही जाने की जिद कर रही थी ना, पर तुम दोनों तो हर वक्त मेरी फूल सी बच्ची को तंग करते रहते हो। हमीदा बेगम दोनों को डांटते हुए बोली। मामा, हमें डांटने की बजाय अपने उस अकड़ू सड़ियल बेटे को डांटिए, जो जब भी बोलता है ऐसा लगता है कड़वा करेला खाया हो। सिराज गुस्से से और ऊंची आवाज़ में बोला। जानता था कि अंदर आवाज़ जा रही होगी। चुप रहो सिराज, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। हमीदा बेगम ने उसे डांटा था। उनकी मंगेतर को ले आइए, वरना ये ना हो कि तब तक हम सबको कच्चा खा जाएं। जब से वो गई हैं तब से भूखे शेर की तरह हर किसी पर टूट पड़ते हैं। वो गुस्से से बोलता सीरत के कमरे की तरफ बढ़ा। सीरत गुड़िया, सॉरी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। आज तुम्हें खुली छूट है, अपने इस भाई का सारा बटवा खाली कर दो। सिराज उसे मनाने के लिए बोला। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ ना, जाएं अपना टाइम बचाएं। वो मुंह बिसोरते बोली। मन्नत, जल्दी से बाहर आ जाओ, आज हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। जिसको मुंह बनाना है बनाता रहे, रास्ते में हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे। सिराज जानता था अब सीरत भाग कर आ जाएगी। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़े जब पीछे से सीरत की आवाज़ आई। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरा दिल वैसे भी बड़ा है, मैंने आपको माफ़ किया, चलिए चलते हैं। वो अपना मोबाइल पकड़ते हुए बोली और उन दोनों के आगे चलने लगी। मन्नत और सिराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।